अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं एक ऐसे खूबसूरत और तारीखी मुल्क की कि जहां नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और दामाद रसूल फातिह खैबर शेर खुदा हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक मौजूद है। एक ऐसा मुल्क कि जहां मंगोलों ने ऐसा बदतरीन जुल्म ढाया कि उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, और एक ऐसा मुल्क है जिसका एक ऐसा बब्बर शेर लीडर भी था कि उससे पूरी दुनिया के काफिर डरते थे, लेकिन उस मुल्क के लोगों ने उसकी कदर न की। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे इराक की। आज की इस वीडियो में हम इराक की हिस्ट्री, कल्चर, लोगों की जिंदगी, खाने पीने का माहौल और मशहूर मुकद्दस मकामात की सैर भी करेंगे, और इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपको बिल्कुल हैरान कर देंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का ऑफिशियल और पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इराक है, और ये मिडिल ईस्ट का एक बहुत ही अहम मुल्क है। ये एक लैंडलॉक मुल्क है। लैंडलॉक का मतलब एक ऐसा मुल्क कि जिसके पास कोई भी समंदर नहीं होता। इराक अपनी कदीम तारीख, मशहूर दरियाओं, जरखेज जमीन और पुरानी तहजीबों की वजह से दुनिया भर में मशहूर रहा है। यहाँ की कौमी जबान अरबी है, जबकि बाज इलाकों में कुर्दिश जबान बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ कुछ लोग तुर्क, फारसी, आर्मीनी और अंग्रेजी जबान भी बोलते हैं। इराक की सरहदें कई अहम ममालिक से मिलती हैं। इसके शुमाल में तुर्की, मशरक में ईरान, जुनूब मशरक में कुवैत, जुनूब में सऊदी अरब, जुनूब मगरिब में जॉर्डन और मगरिब में शाम वाक़े हैं। यानी ये मुल्क मशरक़ वुस्ता में एक बहुत अहम जगह पर मौजूद है। अगर बात करें इराक के मजहब की, तो इराक की तकरीबन 95% आबादी मुसलमान है। इनमें से ज्यादातर शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं, जबकि कुछ तादाद सुन्नी मसलक के लोगों की भी है। जबकि इसके अलावा तकरीबन 3% ईसाई और बाकी दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी यहाँ आबाद हैं। इराक के लोग सादा जिंदगी गुजारने वाले, मेहमान नवाज और अपनी सकाफत से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन बदकिस्मती से जंगों और बैरूनी मुदाखलत ने इस खूबसूरत मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी तफसील हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अगर इस मुल्क के टोटल एरिया की बात करें, तो इसका टोटल एरिया तकरीबन 4,38,317 मुरब्बा किलोमीटर है, और रकबे के लिहाज से ये दुनिया में 58 नंबर पर आता है। अब अगर बात करें आबादी की, तो इस मुल्क की टोटल आबादी तकरीबन 48 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है, और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 35 नंबर पर आता है, जबकि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है। इराक का कल्चर बहुत ही कदीम और तारीखी है, जो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। यहाँ के लोग अपनी रिवायात को आज भी बड़ी मोहब्बत से संभाल कर रखते हैं। अगर बात की जाए यहाँ के लोगों की, तो इराकी लोग शक्लो सूरत के लिहाज से भी बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये लोग अखलाक के लिहाज से भी बहुत अच्छे होते हैं, मेहमान नवाज होते हैं, और अगर कोई गैर मुल्की सयाह यहाँ आए तो इसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। अगर हम इराक के दारुल हुकूमत की बात करें, तो वो है बगदाद, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। बगदाद को ये एजाज भी हासिल है कि ये अरब दुनिया का दूसरा बड़ा शहर है, जबकि पहले नंबर पर मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा आता है। ये खूबसूरत शहर दरियाए दिजला के किनारे वाक़े है, जो इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करता है। अगर हम तारीख की बात करें, तो इस शहर की बुनियाद 762 ईस्वी में अब्बासी खलीफा अबू जाफर अल मंसूर ने रखी। उन्होंने बगदाद को खास मंसूबाबंदी के तहत एक गोल शहर के तौर पर बनाया और उसे अब्बासी खिलाफत का दारुल हुकूमत करार दिया। कुछ ही अरसे में बगदाद तेजी से तरक्की करने लगा, और अब्बासी दौर में ये दुनिया का सबसे बड़ा और तरक्की याफ्ता शहर बन गया। यहाँ बैतुल हिकमत कायम किया गया, जहाँ साइंस, तिब, रियाजी और फलसफे पर तहकीक होती थी। दुनिया भर से उलमा यहाँ आते थे, इसीलिए बगदाद को इस जमाने में इल्म का मरकज कहा जाता था। फिर 1258 ईस्वी में मंगोलों ने बगदाद पर हमला किया। उस वक्त बगदाद अब्बासी खिलाफत का मरकज था, लेकिन मंगोल फौज बहुत ताकतवर थी और शहर ज्यादा देर तक मुकाबला न कर सका। जब मंगोल बगदाद में दाखिल हुए, तो उन्होंने शहर में जबरदस्त तबाही मचाई, लाखों लोगों को कत्ल किया, घरों, बाजारों और मसाजिद को जला दिया। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि बगदाद के अजीम कुतुबखाने, खास तौर पर बैतुल हिकमत, तबाह कर दिए गए, जहां हजारों कीमती किताबें मौजूद थीं। कहा जाता है कि इतनी किताबें दरियाए दजला में फेंकी गईं कि पानी का रंग स्याह हो गया। इस हमले के बाद बगदाद, जो कभी इल्म और तरक्की का मरकज था, एक वीरान शहर बन गया और इस्लामी दुनिया को इल्म और सकाफत के लिहाज से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा।
जब बगदाद मंगोलों के हाथों मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था तो आखिरी अब्बासी खलीफा अल-मुस्तासिम बिल्लाह को बेबसी की हालत में गिरफ्तार करके हलाको खान के दरबार में लाया गया। ये वो लम्हा था जहां एक अजीम सल्तनत की किस्मत का आखिरी फैसला होने वाला था। हलाको खान ने खलीफा को हुक्म दिया कि वो अपने तमाम खजाने उसके सामने पेश करे। जैसे ही सोने, चांदी और बेशुमार दौलत के ढेर लगाए गए, दरबार में एक अजीब खामोशी छा गई। हलाको खान ने खलीफा की तरफ देखा और एक ऐसा सवाल किया जो तारीख में हमेशा के लिए गूंजता रहेगा कि अगर तुम्हारे पास इतनी दौलत थी तो तुमने अपनी फौज को मजबूत क्यों ना बनाया, अपने शहर को बचाने के लिए तैयारी क्यों ना की। इसके बाद खलीफा को कालीन में लपेटकर जमीन पर फेंक दिया गया और उसके ऊपर घोड़ों को दौड़ा दौड़ा कर उसको कत्ल कर दिया गया। ये एक खौफनाक और मुनफरिद तरीका था जो मंगोलों की ताकत और इंतकाम की निशानी समझा जाता था। इसके अलावा उनके यहाँ रिवायत थी कि वो बादशाह का खून जमीन पर नहीं गिरने देते थे, इसीलिए ये तरीका इख्तियार किया जाता था। इसके बाद बगदाद मुख्तलिफ सल्तनतों के जेरे असर रहा, जिनमें सफवी और उस्मानी सल्तनत शामिल हैं। खास तौर पर उस्मानियों ने तकरीबन 400 साल तक यहाँ हुकूमत की। जदीद दौर में बगदाद ने कई मुश्किल हालात देखे। खास तौर पर 2003 की इराक जंग के दौरान शहर को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद बगदाद आज भी इराक का सबसे बड़ा शहर, सियासी मरकज और तारीखी पहचान है। इसी बगदाद शहर में हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी का मज़ार मुबारक भी मौजूद है। आपने दीन इस्लाम की खिदमत में बहुत बड़ा किरदार अदा किया और लाखों लोगों को सीधा रास्ता दिखाया। उनका मकाम औलियाए किराम में बहुत बुलंद समझा जाता है। आज भी हर साल दुनिया भर से लाखों लोग उनके मज़ार पर हाजिरी देने के लिए आते हैं। ये मज़ार न सिर्फ रूहानी लिहाज से इंतहाई अहम है, बल्कि इराक की एक मशहूर पहचान भी है। बगदाद शहर का कुल रकबा तकरीबन 673 मुरब्बा किलोमीटर है और ये एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है। इस शहर की आबादी तकरीबन 79 लाख से ज्यादा है। पूरे इराक में अगर सबसे ज्यादा कारोबार होता है तो वो बगदाद में ही होता है। इसीलिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग यहाँ आकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं ताकि बेहतर रोजगार हासिल कर सकें। इराक में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को इराकी दीनार कहा जाता है। इराकी दीनार की कीमत पाकिस्तानी रुपए से भी कम है। एक पाकिस्तानी रुपए तकरीबन 4.5 इराकी दीनार के बराबर है, जबकि एक इंडियन रुपए के बदले में तकरीबन 14 इराकी दीनार मिलते हैं। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दीगर एशियाई ममालिक में गाड़ियां सड़क की बाईं जानिब चलती हैं, इस तरह इराक में गाड़ियां सड़क की दाईं जानिब चलती हैं। पूरे मुल्क में तकरीबन 13 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें अरबील का इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बेहतरीन और लग्जरी माना जाता है, जबकि इराक की कौमी एयरलाइन को इराकी एयरवेज कहा जाता है। अब बात करते हैं करबला शहर की, जिसका नाम तकरीबन हर मुसलमान जानता है। करबला शहर का कुल रकबा तकरीबन 42 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 12 लाख के करीब है। ये शहर पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए बेहद अहम और मोहब्बत का मरकज है। यहाँ नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का रोजा मुबारक मौजूद है, जिन्होंने इस्लाम की खातिर एक अजीम कुर्बानी दी और उनकी ये कुर्बानी कयामत तक याद रखी जाएगी। इस रोजे की सबसे बड़ी पहचान इसका सुनहरी रंग का गुंबद है, जो बहुत दूर से ही नजर आ जाता है और हर ज़ाहिर को रूहानी सुकून अता करता है। रोजा के अंदर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक है, जिसके गिर्द खुसूसी हिफाजती इंतजामात हैं ताकि हर ज़ाहिर आराम से अपनी दुआ और नजराना पेश कर सके। हर साल लाखों ज़ायरीन दुनिया भर से, खास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, लुबनान और दीगर मुस्लिम ममालिक से रोजा की जियारत के लिए आते हैं। रोजा के इर्द गिर्द का इलाका, जिसे मैदाने करबला कहते हैं, खुसूसी रूहानी फजा रखता है। यहाँ हर साल मुहर्रम के महीने में अजीम मजालिस और ज़ियारात मुनाकिद होती हैं। रोजा के अंदर दाखिल होने के लिए खवातीन और मर्दों के लिए अलग रास्ते हैं ताकि हर ज़ायर बाआसानी ज़ियारत कर सके। यहाँ मुख्तलिफ मकामात पर ज़ायरीन के लिए वुज़ू और पानी की सहूलियात भी मौजूद हैं। इसके अलावा रोजा के इर्द गिर्द छोटे छोटे बाजार और दुकानें भी हैं, जहाँ ज़ायरीन इस्लामी किताबें, इबादती अशिया और यादगार चीजें खरीद सकते हैं। इसके अलावा इसी करबला शहर में अलमदार गाजी अब्बास का रोजा मुबारक भी मौजूद है। ज़ायरीन इस रोजे पर भी लाजमी हाजिरी देते हैं। अब चलते हैं शहर नजफ की तरफ, जहां फातेह खैबर शेर खुदा हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का रोजा मुबारक मौजूद है। नजफ का कुल रकबा तकरीबन 452 मुरब्बा किलोमीटर है और ये दरियाए फरात के करीब वाक़े है, जिसकी वजह से शहर के अतराफ जमीन जरखेज और सरसब्ज है, जहाँ ज्यादातर काश्तकारी की जाती है। नजफ की कुल आबादी तकरीबन 13 लाख के करीब है।
नजफ शहर मजहबी तालीम और रूहानियत का मरकज भी है, क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े शिया तालीमी इदारे हौज़ा अलमिया नजफ मौजूद हैं, जहाँ हजारों तलबा तालीम हासिल करते हैं। इसी तरह काज़मीन शहर भी शिया मसलक के लोगों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ पर शिया मसलक के 8वें इमाम मूसा काजिम और मोहम्मद तकी जब्बाद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात मौजूद हैं। इसी तरह कूफा शहर भी अपनी इस्लामी तारीख और आले रसूल के साथ पेश आने वाले वाक़यात की वजह से बहुत अहमियत का हामिल है। जहां एक तरफ इराक में ये मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ इस मुल्क को कुछ मुश्किलात का भी सामना है। यहाँ बेरोजगारी काफी ज्यादा है। बहुत से लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं। इसके अलावा साफ पानी भी एक बड़ा मसला है। तकरीबन 70% लोगों को ही साफ पानी मिल पाता है। अगर हम यहाँ के खानों की बात करें तो पहले इराकी खाने सादा और कम मसाले वाले होते थे, लेकिन अब वक्त के साथ लोग स्पाइसी खाने भी पसंद करने लगे हैं और होटलिंग का रुझान भी काफी बढ़ गया है। इराक की सबसे मशहूर डिश मसगूफ है। ये मछली की एक डिश है जो दरियाए दिजला और फरात के किनारे पकाई जाती है और ये इराक का कौमी खाना भी समझा जाता है। इसके अलावा डोलमा भी बहुत मशहूर है, जिसमें सब्जियों या अंगूर की पत्तियों में गोश्त और चावल भरा जाता है और आहिस्ता आहिस्ता पकाया जाता है। मिठाई के शौकीन हजरात के लिए कलीचा बेहतरीन है, जो खजूर या खुश्क मेवा जात से भरी जाती है और खास त्योहारों पर खाई जाती है। इराक में बगदादी बिरयानी भी बहुत मशहूर है, जिसमें चावल, गोश्त और खुशबूदार जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती हैं। और आखिर में स्ट्रीट फूड के तौर पर इराक में फलाफिल भी बहुत पसंद किया जाता है। खास तौर पर नौजवान इसे बहुत एंजॉय करते हैं। अगर आप कभी इराक जाएं तो ये खाने जरूर ट्राई करें। अगर तालीम की बात करें तो यहाँ का लिटरेसी रेट तकरीबन 50 से 60% के दरमियान है, यानी अभी भी बहुत से लोग मुकम्मल तालीम हासिल नहीं कर पाते, खास तौर पर देही इलाकों में। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब लोगों का रुझान तालीम की तरफ बढ़ रहा है और नई नस्ल पढ़ाई को अहमियत दे रही है। इसी तरह सेहत का निजाम भी मुकम्मल तौर पर मजबूत नहीं है और बहुत से लोगों को इलाज और अद्वियात के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर हम इराक की मईशत की बात करें तो ये ज्यादातर तेल और गैस पर मुनहसिर है। इराक दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां तेल के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। लेकिन बदकिस्मती से जंगों और बैरूनी मदाखलत की वजह से ये मुल्क अपनी इस दौलत से मुकम्मल फायदा नहीं उठा सका। अब बात करते हैं मशहूर और बहादुर लीडर सद्दाम हुसैन की, जो पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी और ताकत के लिए जाने जाते हैं। सद्दाम हुसैन 1937 में पैदा हुए और बाद में इराक के सदर बने। वो एक मजबूत, बहादुर और फैसला करने वाले लीडर के तौर पर मशहूर थे। इनके दौरे हुकूमत को इराक की तारीख में सबसे ताकतवर दौर समझा जाता है। सद्दाम हुसैन के दौर में इराक ने कई बड़ी जंगें देखी। इन जंगों के दौरान इराक ने अपनी ताकत और दिफाई काबिलियत दुनिया के सामने दिखाई और सद्दाम हुसैन ने मुसलमानों की हिफाजत के लिए सख्त फैसले किए। उन्होंने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं, इराक और मुस्लिम दुनिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और अगर कोई मैली आंख डालेगा तो हम भरपूर जवाब देंगे। सद्दाम हुसैन को न सिर्फ इराक बल्कि मुस्लिम दुनिया में भी एक मजबूत रहनुमा के तौर पर याद किया जाता है। बदकिस्मती से 2003 में अमेरिका और इत्तेहादियों ने इराक पर हमला किया। इस जंग के दौरान सद्दाम हुसैन की हुकूमत खत्म हो गई और आखिरकार उन्हें एक अंडरग्राउंड बंकर से गिरफ्तार किया गया, जिसकी वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल हुई। सद्दाम हुसैन के आखिरी लम्हात का एक वाकया आज भी लोगों के दिलों में एक अजीब सा असर छोड़ जाता है। जब अदालत में आखिरी फैसला सुनाने का वक्त आया तो माहौल मुकम्मल तौर पर खामोश था और सबकी नजरें एक ही शख्स पर जमी हुई थीं। इसी दौरान जज ने सख्त आवाज में कहा कि फैसला सुनने के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन यहाँ वो लम्हा आया जिसने सबको हैरान कर दिया। सद्दाम हुसैन जो कुर्सी पर बैठे थे, उन्होंने बगैर किसी घबराहट के इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया, मैं बैठा हूँ, तुम अपना फैसला सुनाओ। ये अल्फाज सिर्फ एक जवाब नहीं थे, बल्कि एक ऐसे शख्स की झलक थी जो आखिरी वक्त तक अपने आप को कमजोर दिखाने के लिए तैयार नहीं था। ना खौफ, ना घबराहट, बस एक अजीब सा सुकून और एतमाद। वो आखिरी वक्त तक कोर्ट में नाराए तकबीर बुलंद करते रहे। आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को 69 साल की उम्र में उन्हें फांसी दी गई। जब उन्हें फांसी के लिए तैयार किया जा रहा था तो आम तरीका यही होता है कि कैदी के चेहरे पर कपड़ा डाल दिया जाता है, लेकिन सद्दाम हुसैन ने उसे कबूल नहीं किया और खुद ही चेहरे पर कपड़ा डालने से इनकार कर दिया। वो आखिरी वक्त तक पुरएतमाद रहे और चाहते थे कि वो अपनी आंखों से सब कुछ देखें। उन्होंने किसी किस्म का खौफ जाहिर नहीं किया, बल्कि बड़े सुकून के साथ अपने आखिरी लम्हात का सामना किया। वो तख्तादार पर जाते हुए भी कलमा पढ़ रहे थे और पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे। यही वजह है कि उनके हामी इस वाक़े को
को उनकी बहादुरी और हौसले की मिसाल के तौर पर बयान करते हैं। बहुत से लोग उन्हें एक हीरो समझते हैं, जबकि कुछ लोग उन पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन ये बात हकीकत है कि उनका नाम तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, सद्दाम हुसैन के जाने के बाद इराक में हालात काफी खराब हुए। अवाम की हालत बद से बदतर होती चली गई और मुल्क पर बैरूनी असरात बढ़ गए। लेकिन सद्दाम हुसैन की बहादुरी और मुस्लिम दुनिया के लिए उनके इक़दामात आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और उनके बारे में बात करते हुए लोग फख्र महसूस करते हैं। अगर हम आज के इराक की बात करें तो अमेरिका की फौज तो अब वहाँ मॉडर्न नहीं, लेकिन इसके असरात अब भी देखने को मिलते हैं। मुल्क को आज भी माशी मसाइल, बेरोजगारी और दीगर मुश्किलात का सामना है और एक बड़ी तादाद सादा और मुश्किल जिंदगी गुजार रही है। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदारो के खंडरात हैं, इसी तरह इराक में भी खंडरात मौजूद हैं, जिनमें सबसे मशहूर बाबुल के खंडरात हैं। बाबुल के खंडरात में आपको कदीम दीवारें, महल्लात और कदीम बागात के आसार देखने को मिलेंगे। इसी तरह नेनविया के खंडरात भी बहुत अहम हैं। ये कदीम आशूरी सल्तनत का हिस्सा थे और यहाँ की इमारात, मुजस्समे और नक्शो निगार आज भी महफूज हैं। नेनविया के खंडरात इराक की कदीम फौजी ताकत और शहरसाजी की मिसाल हैं। इराक के दीगर मशहूर खंडरात में आशूर, अरूक और ऊपी के खंडरात शामिल हैं। अगर आप कभी इराक जाएं तो इन खंडरात को जरूर देखें, क्योंकि ये आपको तारीख की दुनिया में ले जाएंगे और कदीम इराक की अजमत का अंदाजा दिलाते हैं। इराक में कदीम बागात, सहराई मनाजिर और पहाड़ी इलाके भी हैं, जो कुदरती खूबसूरती का हसीन इम्तिजाज पेश करते हैं। इन इलाकों में घूमना, फितरत की खूबसूरती को करीब से देखना और तारीखी मकामात के साथ वक्त गुजारना एक यादगार तजुर्बा है। इराक के शुमाल में वाक़े हॉलर कैसल भी बहुत मशहूर है, जो अरबील शहर का सबसे मशहूर तारीखी मकाम और दुनिया के कदीम किलों में से एक है। यह किला सदियों पुराना है और अरबील के तारीखी विरसे की सबसे बड़ी पहचान समझा जाता है। ये एक पहाड़ी पर वाक़े है, जिससे पूरे अरबील शहर का नजारा किया जा सकता है। कदीम जमाने में ये सल्तनतों के लिए दिफाई मरकज के तौर पर इस्तेमाल होता था। यहाँ के कदीम दरवाजे और दीवारें आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं, जो देखने वालों को कदीम इराक की तारीख के राज समझने का मौका देती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा बहुत ही शानदार और दिलचस्प इराक का सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुल्क के सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।